हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप लोगों ने टेस्ट कर लिया? तो आप लोगों ने टेस्ट किया था, हो गया वो? बताएं स्टूडेंट्स, आंसर दीजिए प्लीज़, येस और नो में। जो मैंने अभी आपको आज सुबह टेस्ट दिया था वो सभी का हो गया? सभी का? अभी तक 8 रिस्पॉन्स मिले हैं मुझे कि हाँ जी मेरा हो गया। बस 8 लोगों ने किया है। 9। हाँ, इकोनॉमिक्स का ही बोल रही हूँ। चलिए ओके, तो उसके आंसर टिक कीजिए प्लीज़, टैली कीजिए। आंसर बोल रही हूँ, नहीं समझ में आएगा, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, अदरवाइज़ आप भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी इज़ डैश एंड सेटिस्फेक्शन इज़ डैश। यूटिलिटी इज़, आपको ये कंसेप्ट बताना है कि यूटिलिटी का कंसेप्ट कौन सा है, एंटीसिपेटेड है, मींस हम मान के चलते हैं कि हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, क्योंकि हम एक्चुअल में यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेटिस्फेक्शन, और जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है दैट इज एक्चुअल। क्लियर है? तो फर्स्ट का आएगा ए। सेकंड, रॉबिन्स नेग्लेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया हुआ है, स्केयरसिटी के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में की स्केयरसिटी है, ड्यू टू स्केयर्स रिसोर्सेज देयर आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, लेकिन अबंडेंस की बात नहीं की, क्योंकि जो चीज़ अबंडेंस में होती है उसका भी नुकसान है। चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जैसे वाटर है ना। तो रॉबिन्स ने अबंडेंस की प्रॉब्लम को निगलेक्ट किया, तो सेकेंड का आएगा बी। ए नहीं आएगा प्रियंका, सेकंड का बी आएगा जी। थर्ड, हु डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स एज, सिद्धांत, सेकंड का बी आएगा, अभी बता के हटी हूँ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही थी तब। हु डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स एज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये भी हमें रॉबिन्स ने बोला है, ठीक है। न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स हमने किया था ना एक डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स इज़ नीदर फिजिबल नॉट डिज़ायरेबल, कि ना ही सारी इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं और ना ही सारी जो विशेज़ हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो हमारे बेनिफिट में होती हैं ना। तो ये रॉबिन्स ने बोला था। नेक्स्ट, इन अ शॉर्ट रन व्हेन अ सिंपल मोनोपोली फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम एंड अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ये आप गलत आंसर दे रहे हो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है प्लीज़ डायग्राम बना के देखिए। अभी आप कह रहे हो ए सी इज इक्वल टू एम सी, एक बार डायग्राम बनाओ मोनोपोली की, ए आर एंड दिस इज एम आर, मार्जिनल कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये तो हमारी होगी बेसिक डायग्राम। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए प्लीज। ये फोर्थ का जी, जिन्होंने बी आंसर दिया है वो सही दिया है, जिन्होंने डी बोला है वो गलत है। क्या है यहाँ पर? अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या है, ये है नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन ए सी इज इक्वल टू ए आर, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम सी नीचे और ए सी ऊपर है। क्लियर है? तो सेकंड का आएगा बी, फोर्थ का आएगा बी। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, इन केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एन एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू द यूनिटी एंड द एम आर विल बी। सिर्फ ये पूछा है कि अगर इलास्टिसिटी ऑन एन एवरेज कर्व इज इक्वल टू यूटिलिटी, बस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर यूनिटी है, तब हमने एम आर के बारे में क्या किया था, एक हमने रिलेशनशिप किया था, क्या था, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई।
ये मैंने आपको रिलेशनशिप करवाया था ना बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हमें बताया गया है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, AR आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, तो MR क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए, 0/1 दैट इज 0। तो MR क्या रहेगा, 0। क्लियर है। ये क्वेश्चन एक और भी आएगा आगे आपके इसी पेपर में, तो ये आपका फॉर्मूला लर्न करना है, रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट 6 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। अ पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व, इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ऊपर जा रही है, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर रही है, गिवन गुड्स के केस में ऐसा हो रहा है, और इनकम इफेक्ट इसमें नेगेटिव है एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये मैंने आपको लास्ट पेपर में भी समझाया था। नेगेटिव इनकम इफेक्ट किस में होता है, गिवन गुड्स में, ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ पर होता है, लॉ ऑफ डिमांड में, मीन्स प्राइस इंक्रीज हुआ, आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी क्योंकि आपने इसका सब्स्टिट्यूट ऑप्ट कर लिया है ना। नेक्स्ट 7th, एल शेप्ड में क्या आएगी, इंडिफरेंस कर्व, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये आपको पता है। 7th का सी आएगा जी। नेक्स्ट 8, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट इज, क्रॉस इलास्टिसिटी मोनोपोली में वो ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का तो मतलब ही नहीं बनता। तो 8 का आंसर आएगा बी, दैट इज 0। नेक्स्ट 9th, डंपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बताया था, दैट इज 3rd डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो 9th का आएगा सी। 10th, डैश कर्व रेफर्स टू ऑल क्वांटिटीज ऑफ इनपुट दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमने आइसो क्वांट किया था, आइसो क्वांट का दूसरा नाम क्या है, इक्वल प्रोडक्ट। क्या है, इक्वल प्रोडक्ट, है ना। या एक और नाम भी इसका हमने किया था, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। तो ये तीनों नाम इसके जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हम इसका 10th का आंसर टिक करेंगे ए। 10th का ए आएगा जी, आइसोक्वांट, इक्वल प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, एक ही नाम है। ठीक है। 11th, मोनोपोलिस्ट प्रेफर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विद, किस मार्केट में आप सेल करना प्रेफर करोगे जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक। तो इसका आंसर आएगा ए। 12th, विच कॉस्ट इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। 12th का डी। 13th, आपको रिलेशनशिप बताना है कि कौन सा सही है रिगार्डिंग AC, TFC एंड AC, AFC एंड ABC। तो इसका आंसर डी रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, ATC एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। अगर हमने AFC निकालना है तो ATC माइनस क्या करेंगे, ABC। तो ये ऑप्शन हमारे पास डी पड़ी है। 13th का डी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बताया था MC इज इक्वल टू MR। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। थर्ड ऑर्डर कंडीशन क्या है, प्राइस और AR ग्रेटर देन AVC। तो 14th का आएगा B। 15th, इफ़ MR एक्सीड्स MC, अगर MR ज़्यादा है MC से तो उस केस में मोनोपोलिस्ट को क्या करना चाहिए, देखिए अगर MR ग्रेटर देन MC है, मीन्स एडिशनल रेवेन्यू ज़्यादा है एडिशनल कॉस्ट से, तो उस केस में आपको अपना जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज़ करोगे। आप इंक्रीज़ करोगे, फिर हम कहाँ पर आ जाते हैं, MR इज इक्वल टू MC, इस लेवल पर आ जाएंगे। ये लेवल हमने कौन सा किया था, ऑप्टिमम लेवल, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अगर चाहे मोनोपोलिस्ट है कोई भी है, उसको अगर MR ज़्यादा हो रहा है और MC कम मिल रहा है उसको, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए, अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी चाहिए जी। तो 15th का आएगा A। क्वेश्चन नंबर 16th, विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड। ऑब्वियसली सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड कम हो गई, डिमांड के कम होने से प्राइस कम हो जाएगा। सप्लाई तो पहले ही कम हो गई, डिमांड भी आपने कम कर दी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या रहेगी, डिक्रीज। तो 16th का आएगा डी, वेरी गुड। इन विच ईयर एंड बाय हुम कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज गिवन।
प्राइस इलास्टिसिटी एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ईयर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी में से देखोगे एल्फ्रेड मार्शल की ऑप्शन एक ही दे रखी है और उसी के साथ ईयर भी मेंशन कर रखा है, दैट इज 1860। क्लियर है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद अनदर इज, एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर की जगह आप रिप्लेस कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो क्या आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज ए। 19th, द लॉ ऑफ स्केयरसिटी, लॉ ऑफ स्केयरसिटी क्या कहता है कि हमारी वांट्स इतनी है, इतनी अनलिमिटेड है कि सारी पूरी नहीं कर सकते, ड्यू टू स्केयरसिटी कुछ पूरी हो जाएंगी, कुछ फिर भी रह जाती हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। 19th का डी आएगा जी। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव में बताया जाता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कोई सजेशन होती है, तो इसका आंसर आएगा बी। क्लियर है। तो 20th का बी। 21st, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल इन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर एक फैक्टर फिक्स्ड होता है उसके ऊपर आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो, शॉर्ट रन में ये आपको मिल रहा है, इवन लॉन्ग रन में भी मिलता है। तो ये कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, तो 21st का आएगा डी, दैट इज बोथ ऑफ अबव जी। 22nd, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितनी आपकी इनकम है उसमें से अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं, तो जो बचता है दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, अगर नहीं बचेगा तो अकाउंटिंग लॉस। ये चीज़ें आपको पता है ना। टोटल रेवेन्यू में से अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट और नहीं बचेगा तो इकोनॉमिक लॉस। अगर हम इसी रेवेन्यू में से सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करें तो बचेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, अगर नहीं बचता तो अकाउंटिंग लॉस। चलिए, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन सी। 23rd, फ्रीडम ऑफ चॉइस किस मार्केट किस इकोनॉमी का फीचर है, कैपिटलिस्टिक, ऑप्शन बी। 24th, PPC इज ऑल्सो नोन एज, किया था हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ऑप्शन सी। 25th, हु सेड मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज, ये किसने बोला था, मार्शल ने बोला था कि इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट को स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी नहीं करता। ठीक है, तो 25th का आएगा अगेन सी। 26th, when TU is maximum, total utility maximum कहाँ पर होती है, where MU is 0। 26 का B। 27th, in case of complementary goods, ये क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा गया है, पहले भी आ चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इंडिफरेंस कर्व विल बी L shaped, तो 27th का आएगा C। 28, एट कंज्यूमर मूव्स डाउन द इंडिफरेंस कर्व, जैसे आप इंडिफरेंस कर्व पर नीचे की ओर आते जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, A टू B टू C टू D, तो हमारा MRS क्या होता जाता है, डिमिनिश होता जाता है। चलिए, तो 28 का आएगा A। 29, when elasticity of demand is equal to 1 in monopoly, MR will be, अब ये क्वेश्चन वही है जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया था। इलास्टिसिटी 1 है तो MR क्या होगा, 0 होगा। ये मत देखना कि मार्केट कौन सी दे रखी है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, परफेक्ट है, कुछ भी हो, हमने रिलेशनशिप यही देखना है। ठीक है जी, तो 29th का आएगा D। ओलिगोपोली हैविंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जिस ओलिगोपोली में सेम प्रोडक्ट देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, तो इसका आंसर आएगा प्योर ओलिगोपोली। ठीक है, इसका एक और नाम मैंने क्या बताया था, परफेक्ट। अगर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है तो इम्प्योर और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। नेक्स्ट 31st, if price of a commodity decreases by 5% and demand increases by 7%, चेंज इन डिमांड कितनी है, 7%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 5%, तो आंसर आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 31st का आंसर क्या आएगा जी, हाँ जी, इसमें C और D सिमिलर दे रखा है, इलास्टिक एंड हाईली इलास्टिक, है ना जी, तो हाईली इलास्टिक भी दे रखा है। अगर हम इसको इन्फिनिटी मानते हैं तो ऑप्शन ए में इन्फिनिटी दे रखा है,
तो हम इसको हाईली इलास्टिक को कुछ और कर लीजिए, मीन्स सी और डी दोनों सही हैं, ठीक है जी। चलिए 32, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले जो हमारा लास्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको टोटल कॉस्ट दे रखी थी, एक हमें नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा था, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी गिवन थी, हमें इम्प्लिसिट फाइंड आउट करनी थी, ठीक है जी। इम्प्लिसिट फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल प्रॉफिट पहले कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है TR माइनस TC, इस तरीके से निकलता है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की इक्वेशन बनाइए पहले, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा था, जो भी दे रखा था आप वो यहाँ पे लिखोगे। टोटल कॉस्ट में क्या दे रखा था, TR हमें नहीं दिया हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट TC के ही इक्वल होता है, तो TC कितना दे रखा है हमें, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दे रखा है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और ये TR और TC इक्वल है तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट डाल दिया, और उसके बाद TC में से ये खर्चे माइनस करके, प्रॉफिट माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। आंसर वही है जो उस दिन आपकी बात हो रही थी, लेकिन करेंगे हम इसको इस तरीके से। नेक्स्ट 33, द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय कार्ल मार्क्स, ये किसने दिया था, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो 33 का आएगा A। अगेन 34, प्राइस इज ऑफन डिसाइडेड बाय, देखिए क्लूसिव ओलिगोपोली में टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली किया था, उसमें क्या किया था, एक तो पार्शियल ओलिगोपोली किया था। पार्शियल ओलिगोपोली में क्या बताया था कि एक लीडर रहता है, फुल ओलिगोपोली में लीडरशिप नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर पार्शियल और फुल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है क्लूसिव की। तो इसको देखिए, क्लूसिव ओलिगोपोली क्या बताया था कि जिसमें हम कार्टेल बना लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, ठीक है, ग्रुप बना लिया, ग्रुप में रह के मिल के प्राइस और आउटपुट हम डिसाइड करते हैं। एक मैंने आपको बताई थी कॉम्पिटिटिव, जिसमें ग्रुप नहीं होता, अपना अलग अलग इंडिविजुअली गेम प्ले करते हो। एक और चीज़, जब हम क्लूसिव ओलिगोपोली में कार्टेल बना लेते हैं तो कार्टेल में भी ये जो कार्टेल है, ग्रुप ऑफ फर्म्स है, ये भी किसके प्राइस को एक्सेप्ट करता है, प्राइस लीडर के प्राइस को एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स एक फर्म होती है, कार्टेल बना लिया, कार्टेल में भी अगर एक ऐसी फर्म है जिसका मार्केट शेयर लार्ज है तो वो एक प्राइस फिक्स कर लेती है, कार्टेल उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा प्राइस लीडर। 34 का तभी मैंने आपको क्लियर किया है जी, प्राइस लीडर आएगा। कैसे आएगा ये आपको भी मैं बता के हटी हूँ कि क्लूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है, ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप बना लिया, ग्रुप में किसी की तो बात सुनेंगे, तो क्या करते हैं, अगर एक फर्म जिसका मार्केट शेयर लार्ज है तो वो बता देगी कि प्राइस क्या है, तो ग्रुप में सहमति से उस प्राइस को फिक्स कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आएगा प्राइस लीडर। 34, ये क्वेश्चन आपके लिए नया था। A monopolist firm always decides the price which is dash than the competitive firm's price. Monopolist तो perfect competitive से ज़्यादा प्राइस ही रखेगा, तो इसका आंसर आएगा A. The only method which classifies elasticity into elastic, inelastic और unitary elastic, 3 डिग्री हमने कहाँ पर की थी, is equal to 1, greater than 1, less than 1, कौन से मेथड में, that is total expenditure method. 37, the producer should dash the current supply if there is, चांस आएगा यहाँ पर, चेंज नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। 37 को चांस आएगा, चेंज की जगह
देयर इज चांस ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन नियर फ्यूचर। अगर उसको लगे कि फ्यूचर में मेरी गुड्स का रेट बढ़ने वाला है तो आज वो सप्लाई क्या कर देगा, डिक्रीज। तो 37 का आएगा ए। 38 सप्लाई ऑफ गुड कैन बी डिफाइंड एज सी अमाउंट ऑफ गुड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। 39 डिमांड ऑफ गुड्स इन जर्नल डैश ड्यूरिंग द बूम पीरियड, बूम पीरियड में डिमांड बढ़ेगी, राइजेज। 40th for maximization of profit MC is equal to MR is the first order condition of which market, any type of market। कोई ये नहीं है कि सिर्फ मोनोपोली में जाएगा या मोनोपोलिस्टिक में जाएगा या परफेक्ट में जाएगा। तो 40th का आएगा D। 41st all factors of production become variable in the long period A। 42nd difference between fixed and variable cost, variable factors of production arises only in, शॉर्ट रन में ही पता चलता है कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल हो जाते हैं। 43rd LAC इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। 44 LAC इज टेंजेंट टू ईच ऑफ द इनफाइनाइट SAC कर्व। हाँ जी, SAC किसी भी जितनी मर्जी अनलिमिटेड SAC कर्व्स हो सकती हैं, उसके मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट होके जाती है ये LAC, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 44 का आएगा A। 45 MR विल बी नेगेटिव इन इफ आएगा यहाँ पर MR विल बी नेगेटिव इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। नेगेटिव के केस में हमने क्या किया था, MR 0 किया था जब इलास्टिसिटी क्या थी, इज इक्वल टू 1। तो नेगेटिव कब आएगा, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो 45th का आएगा C। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, MC इज इक्वल टू MR एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो इसका आंसर आएगा C, दैट इज बोथ। 47 नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, तो इसका आंसर आएगा AR इज इक्वल टू AC। C आंसर मत टिक करना, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट ये जो C ऑप्शन दे रखी है दैट इज MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MC, ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट किस मार्केट में है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। तो आपसे परफेक्ट का नहीं पूछा, आपसे परफेक्ट का नहीं पूछा, आपसे जनरल पूछा गया है कि नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, दैट इज AC इज इक्वल टू AR। क्लियर है। तो 47th का A आएगा जी। 48 अकॉर्डिंग टू कीम्स फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल, और वो किस वजह से आता है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो इसका आंसर आएगा C। 49th ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और आउटपुट कम हो जाती है, तो आंसर आएगा B। 50th व्हाट डू वी कॉल पीक एंड ट्रफ, पीक और ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। 51st प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लिया मतलब इंडिया में रेट ज़्यादा है, फॉरेन में कम रख दिया ताकि फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सके। इंडिया में बिक नहीं रहा स्टॉक, तो सरप्लस स्टॉक को बेचने के लिए बाहर हमने रेट कम कर दिया प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसका आंसर आएगा 51st का ऑल ऑफ दीज, दैट इज D। ट्रेड साइकिल अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन, तो जहाँ पर भी इनोवेशन का नाम आएगा आपका आंसर आएगा कंप्यूटर, तो इसका आंसर आएगा A। 53rd विच ऑफ दीज कैन बी सेड एज इंटरनल कॉज, इंटरनल कॉज हमने किया था मनी सप्लाई, तो B आंसर आएगा। 54 द टाइम पीरियड इन विच प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरिड, प्लांट की कैपेसिटी को भी वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो कौन से पीरियड में, लॉन्ग रन में। प्राइस इज इक्वल टू AR, तो 55th का आएगा C। ठीक है जी। इफ AR इज इक्वल टू 30, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.5, देन MR विल बी, कीजिए कैलकुलेट, 0.5 अपॉन 1.555 कट गए 3, तो आपका आंसर आएगा 10। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, एंड्रॉयड फ़ोन्स किसके एग्जाम्पल हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट 58 विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज अ क्लासिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग,
देखिए क्लासिकल मेथड वैसे तो दो हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन भी है और लीस्ट स्क्वायर भी है, लेकिन हम ट्रेंड प्रोजेक्शन के ऊपर ही टिक करेंगे। तो 58 का आएगा ए। एडवांस इंडिकेशंस आर गिवन बाय, एडवांस इंडिकेशन कौन देता है? लीडिंग इंडिकेटर देता है। ठीक है जी, सर को बोलो घर पे फोन कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद क्या है? इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, क्रॉस इलास्टिसिटी अगर 0 है इट मीन्स गुड्स आर अनरिलेटेड। तो क्वेश्चन आए 60th का आएगा सी। 61st, विच ऑफ दीज फैक्टर्स रिलेट टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पॉपुलेशन आएगा जी यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। 61st का विच ऑफ दिस फैक्टर रिलेट्स टू, विच ऑफ दिस फैक्टर रिलेट्स टू प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन है। 61st का क्वेश्चन में प्रोडक्शन की जगह पॉपुलेशन कर लीजिए। अब इसका आंसर बताइए, दैट इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। 62, एन एम्प्लॉय रिसीव्स डैश इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में उसको क्या मिलता है? ऑब्वियसली सैलरी। 63rd, एक्सिस बैंक वॉज फाउंडेड इन, एक्सिस बैंक कब आया था? बताइए जल्दी से, ईयर मेंशन कर दीजिए प्लीज। जी 1993, वेरी गुड। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक? ICICI। Wipro was founded in 1945. The policy of economic liberalization in India in 1991 was initiated because of, liberalization क्यों आया था? लिबराइजेशन आया था क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था। कहते इतना कम था कि हम सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट कर पा रहे थे, मैक्सिमम 3 वीक्स। तो फॉरेन, इसका आंसर आएगा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, मतलब फॉरेन रिजर्व कम था, तभी लिबराइजेशन की, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, ताकि हम आसानी से फॉरेन ट्रेड कर सकें जी। तो इसका आंसर आएगा सी। 67th, a stock that provides regular dividends even during the economic downturn, इसको बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक, है ना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड। 68, मैं ही बोली जा रही हूँ, आप भी जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए। 68 का क्या आएगा जी? ए, दैट इज फेस वैल्यू, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस बिजनेसेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? बताया था एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना। तो 69th का आएगा सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज कब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी? 1966। व्हेन वाज बजाज इनकॉर्पोरेटेड? 1945। हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? सत्या नाडेला। Who founded Wipro Limited? Mohammed Premji. Distinctly ahead is a tagline of which company? Bajaj. Good food, good life. That is Nestle. जी 75 तक पहुंच चुकी हूँ मैं स्टूडेंट्स। 72 का आप ए कह रहे हो, 73 का, 74 का आपने बी बोला, वेरी गुड। नेस्ले। चलिए 76, ड्यूचे बैंक वॉज फाउंडेड इन बर्लिन इन विच ईयर? 76 का बता दीजिए जल्दी से। 76, दैट इज वेरी गुड, 1870। माई कस्टमर फर्स्ट इज द विजन ऑफ विच बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ FMCG? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसी चीज़ें जो बहुत रिपीटेडली मार्केट में बिकती हैं और जिसकी छोटी छोटी पैकिंग भी आती हैं, कम रेट होता है, तो उसमें सनफीस्ट आएगा, एंगेज, फियामा, ये तो है, लेकिन सोया मिल नहीं है। तो ये 78 का आएगा डी। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन, हम एनवायरमेंट को क्यों एनालाइज करते हैं? ताकि हमें डिसीज़न लेने में हेल्प मिल सके, पता चल सके कि एनवायरमेंट में क्या क्या थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसका आंसर आएगा डी। 79 का आएगा डी। 80th, एक्सटर्नल फैक्टर इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड, एक्सटर्नल में क्या क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और थ्रेट भी हैं। तो 80th का आएगा सी। 81st, अ चेंज इन द एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है और किसी के लिए थ्रेट हो सकता है, तो ऑप्शन आएगा सी। 82 इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, साइकिल ऑफ रिसेशंस की बात करें, इन्फ्लेशन, तो ये किस एनवायरमेंट में आएगा, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अपॉर्चुनिटी इज अ डैश कंडीशन, अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज फेवरेबल कंडीशन एज अगेंस्ट थ्रेट, तो थ्रेट क्या है, इज अनफेवरेबल कंडीशन, और दोनों की दोनों हमें बाहर से आप मिलती हैं। द एनवायरमेंट ऑफर्स, एनवायरमेंट क्या ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, कंस्ट्रेंट, थ्रेट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। तो 84 का आएगा सी, वेरी गुड। इनडायरेक्ट कंपटीशन मीन्स आप दो लोग कंपटीशन में हो, कंपटीशन में चाहे आपका अलग अलग बिजनेस है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, फिर भी आपका कंपटीशन है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि होटल टूरिज्म है और कार इंडस्ट्री, इनका इनडायरेक्ट बिजनेस कंपटीशन है। 86 स्वॉट एनालिसिस में डी आंसर आएगा जी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैच्ड विद अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इन द एनवायरमेंट। 87 एनालिसिस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कम्स अंडर, अगर हमने ये देखना है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट अमीर, कितने लोग अमीर हैं, कितने गरीब हैं, तो ये जाएगा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। 88 डैश फैक्टर्स डिस्क्राइब्स हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जाएगा। 88 का आएगा ए। 89 विच अप्रोच हैज़ द डायनामिक रेस्पॉन्स, कॉन्फिडेंट अप्रोच, ठीक है, ए आंसर आएगा अगेन इसका। 90th डैश इज अ कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल पॉलिसी, तो 90th का आएगा सी। 91st एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइस इज कॉल्ड डिसीजन, नाबाद किसके लिए आया था, रूरल सेक्टर। 92nd का आएगा बी। द इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इज करेक्टराइज्ड बाय, इकॉनमी में जो चेंजेस आए थे वो चेंजेस प्राइवेटाइजेशन के थ्रू भी आए थे, लिबराइजेशन में भी आए थे, ग्लोबलाइजेशन में भी आए थे, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट 5 मिनट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है, सारे ही हैं, तो नन ऑफ अबव आएगा। डैश इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट, तो इसका आंसर आएगा बॉन्ड। 96 ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप टू प्राइवेट हैंड इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। विच गवर्नमेंट मॉडल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर, तो कैपिटलिस्टिक आएगा जी। 98 व्हाट डज OCB मीन्स, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज। 99 GST इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो इसका आंसर आएगा सी। 100 क्वेश्चन IFC कब आया था, 1948। 101 फर्स्ट अपील अगेंस्ट सेबी कैन बी मेड एट SAT सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। बिड इज ऑपोजिट टू आस्क और ऑफर, क्लियर है जी। तो ये मैंने आपको सारे इसके आंसर्स बता दिए। अब आपका मंडे को एक और टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कोई डाउट